तेजस्वी की सरकार बनेगी तो तांडव करेगा कौन? क्यों डर रहे हैं लोग? तेजस्वी से दिक्कत है या किसी और से दिक्कत है? जिस समाज से तेजस्वी आते हैं उस समाज से लोग डरता है। महागठबंधन को भी अच्छा खासा सीट मिलने जा रहा है। खटिया खड़ी हो जाएगा नितिन नवीन जी का। कई कारण है वोट प्रतिशत बढ़ने का। एक कारण तो यह है कि अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म रहा। ये वोट प्रतिशत बढ़ा तो किसके फायदे के लिए बढ़ा और किसके नुकसान के लिए बढ़ा? पलायन का मुद्दा तो राजनीतिक लोग जो होते हैं वो उनके दिमाग में डालते हैं। आप अभी आदमी खोजने जाइएगा काम करने के लिए, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा बिहार में। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ काम नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। अगर लोग काम करने वाले हैं तो यहाँ काम करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उदाहरण तो हम ही दोनों हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाहर? क्योंकि हम लोग चार लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते हैं। महिला इसलिए वोट दे रही है कि जो नीतीश सरकार में महिलाओं को आज़ादी मिला आधी रात में घूमने के लिए, लालू राबड़ी रीजन में सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हुआ है तो वह है महिला वर्ग। जदयू का सीट 80-85 आ जाता है तो खेल केंद्र में हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार को सीट ज़्यादा आता है तो ये पलटी मार देंगे और महागठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी और केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की परीक्षा हो गई है और इस परीक्षा में जो भी बिहार के नेता खड़े हुए थे उनकी भी परीक्षा पूरी हो गई है और अब बारी है रिजल्ट की। और रिजल्ट आने में बस कुछ घंटों का समय शेष रह गया है, यानी कह सकते हैं 10-12 घंटे का समय शेष रह गया है। कल बारी है रिजल्ट की और कल खुलेगा किस्मत का ताला। लेकिन सब कुछ कल दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा, यानी कल सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इन सारी बातों को हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डेमोक्रेटिक लाइव के एडिटर हैं युवराज जी। युवराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार पिंटू जी। देखिए, आपने कहा कि एग्जिट पोल आ चुके हैं और कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। नहीं, पहला शुरुआत तो हम लोग यहीं से करते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं भी कुछ दिनों को पहले को जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें एनडीए को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा था और महागठबंधन जैसे लग ही नहीं रहा था कि लड़ाई है कांटे की। मतलब कि सीधे महागठबंधन धराम से गिर गई है एग्जिट पोल के अनुसार और एनडीए एकदम बुम कर गया है। और जनसुराज का तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है। खैर, जनसुराज को अभी छोड़ दीजिए। अभी बात हो रही है एनडीए और महागठबंधन की। ये दोनों के बीच में कस्मकस और बहुत ही धाकर लड़ाई। देखिए, जनसुराज को भी नहीं छोड़ सकते हैं। जनसुराज भले ना जीते लेकिन किसी को हराने में उसका बहुत बड़ा योगदान है प्रशांत किशोर का। और किसको हरा रहे हैं प्रशांत किशोर ये भी जानना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो एग्जिट पोल आया उस एग्जिट पोल से बिहार की जनता, वो कुछ जनता खुश हैं और कुछ जनता नाराज़ हैं। नाराज़ वो हैं जो पार्टी के नज़रिए से देख रहे हैं। 2020 के चुनाव में एग्जिट पोल आप देखे होंगे, कई लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत दिखाया और सभी को ऐसा लगने लगा था कि अब तेजस्वी की सरकार आ जाएगी। और जब ये चीज़ लोगों के जहन में गया कि अब लालटेन की सरकार बनने वाली है तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वो भय देखने को मिला। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस तरह का सोशल मीडिया पे माहौल बन गया था 2020 में कि अब क्या होगा। अब तो नीतीश बाबू आ नहीं रहे हैं, नीतीश की सरकार बनेगी नहीं, तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो तेजस्वी की सरकार बनेगी तो तांडव करेगा कौन? क्यों डर रहे हैं लोग? तेजस्वी से दिक्कत है या किसी और से दिक्कत है? सवाल ये है। और अब की बार जो है लोग निश्चिंत से सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं और कारण है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल से अधिकांश लोग खुश हो रहे हैं और कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। उसमें इस तरह से दिखाया गया है कि एग्जिट पोल में महागठबंधन के साथ कोई लड़ाई ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि इतना ना कम सीट उसको दिया है महागठबंधन को कि 50 से 53 या 60 सीट महागठबंधन को मिल सकता है। यानी कि उस हिसाब से आरजेडी को 25 से 30 सीट आए, कांग्रेस को 5 सीट आए, किसी और को 2 सीट आए, इस तरीके से मतलब वो दिखाया है। और एनडीए को बढ़ते हुए 200 पार कर दिया आंकड़ा। 200 पार दिखा रहा है कि एनडीए को बहुमत से भी ज़्यादा वोट, चूँकि सरकार बनाने के लिए 122 सीट ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिखाया गया है। अब लोग देख रहे हैं कि इसमें तो कोई लड़ाई ही नहीं है, निश्चिंत हैं, सब खुश हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है
तब क्या होगा? क्यों डर रहे हैं? को तो कारण है। कारण ये है कि आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर कल से ही एक वीडियो वायरल हो रही है, नवादा की वीडियो बताई जा रही है। उसमें कोई दलित परिवार का लोग है जो किसी निर्दलीय को वोट डाल के आ गया वो, और रात में एक मुखिया जी जाते हैं और वो यादव समाज से हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे गांव दिया है लालटेन को वोट, तो काहे दे नहीं दूसरा के। हमरा लोग फ़ोन करके बोला है कि तोर घरा के बगलवे वाला दे दिल को हमरा वोटवा, लालटेन में तोरा लेवे के पावरे ना हो। तो वो वोटर बोलता है कि ये मेरा अधिकार है, तो कहता तोरा अधिकार हो, दिखावे कि तोरा अधिकार रे फलनमा एरा चूर नहीं जरी बढ़िया से, एरा चूर बढ़िया से, एरा अधिकार है, बड़ी टेढ़ियल बोला है। यानी कि साफ तौर से जिस समाज से तेजस्वी आते हैं उस समाज से लोग डरता है। इतना किसी भी समाज में वो उदंडता नहीं है जितना कि यादव समाज में है, और इसी उदंडता से लोग डर रहा है। कुछ दिन पहले जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें एनडीए को ज़्यादा समर्थन मिलता दिख रहा था, बहुमत ज़्यादा दिख रहा था, महागठबंधन का बहुमत बहुत कम दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लड़ाई है ही नहीं, सीधे तौर पे एग्जिट पोल से ही एनडीए सरकार बनाने। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो है। बिना लड़ाई का कैसे मुकाबला होगा? एग्जिट पोल में तो लड़ाई नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल देखिए, अब जिसका खाएगा उसका तो गाएगा, ये सही बात है। अब जिसके खाएंगे उसके नाम तो लेंगे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इससे कोई दो मत नहीं, इससे हम सहमत हैं। लेकिन ये इस बात से हम सहमत नहीं है कि एनडीए को इतना बहुमत मिल जाएगा, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। महागठबंधन को भी अच्छा खासा सीट मिलने जा रहा है, भले सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन महागठबंधन को भी अच्छी खासी सीट मिल रही है। लगता है कि कुछ समीकरण आपके दिमाग में चल रहा है। हाँ, समीकरण तो चल रहा है, इसीलिए हम बात बता रहे हैं। चूँकि टक्कर देखिए, आप राजधानी को ही ले लीजिए, पटना राजधानी की बात करते हैं हम, तो यहाँ भी बहुत मुकाबला टाइट रहा। अब बांकीपुर के ले लीजिए, बांकीपुर में मुकाबला टाइट रहा। रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया, एक तरफ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं, इनका पूरा एकदम टाइट मामला कर दिए वो। अब यहाँ यादव मुसलमान तो दिए ही आरजेडी को टिकट, और जो सावजी वोटर हैं जो बनिया समाज से आते हैं वो भी अपने जात के नाम पर लालटेन को वोट दिया। अगर बनिया समाज लालटेन को एक मुश्त वोट दे दिया होगा तो फिर समझिए क्या होगा, खटिया खड़ी हो जाएगा नितिन नवीन जी का। तो ऐसा नहीं कि टक्कर नहीं है, यहाँ तो दिखाया है कि कोई टक्कर ही नहीं है, एनडीए जीत रहा है, महागठबंधन हार रही है। ऐसी बात नहीं, हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं तो उतना तो समझ में आता है, और इतने दिन से पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि कौन वोट किधर जा रहा है। बात करने से ही पता चलता है, अलग अलग बूथ पे जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि क्या मामला है। तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एग्जिट पोल है उसे पूरी तरह से उन्होंने झूठ बतलाया है, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 18 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है और हम मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए, वो तो अब नेता है तो नेता जैसा बात करेंगे, लेकिन हम अगर पत्रकार हैं तो पत्रकार जैसा ही बात करेंगे। हम कौन होते हैं? किसी की सरकार बनाने वाले या किसी की सरकार ना बनाने वाले कोई होते नहीं हैं। वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं कि वोट जो बढ़ा है वो क्यों बढ़ा। लोग कह रहे हैं कि जब जब वोट बढ़ा है तब तब सत्ता बदली है, और वही काम हुआ है अब की बार 2025 में कि वोट प्रतिशत बढ़ गया। कई कारण है वोट प्रतिशत बढ़ने का। एक कारण तो ये है कि अफवाहों का बाज़ार भी बहुत गर्म रहा। कहिएगा कि अफवाहों का बाज़ार कैसे गर्म रहा, तो मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनमें एक अफवाह फैलाई गई कि अगर आप वोट नहीं डालिएगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। और मुसलमान समाज में जो लोग हैं वो शिक्षा का थोड़ा अभाव है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसको भंजाते हैं। उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको अच्छे से भंजाए, उसको एक चीज़ फेंक दिए उनके बीच कि अगर नहीं आप वोट दिए तो नागरिकता छिन जाएगी। इसका अफवाह पूरा जो है उस समाज में गर्म हो गया। अब सब लोग ताबड़तोड़ लाइन में लग करके वोट दिए। तो अगर मुस्लिम समाज एक एक वोट देंगे तो फ़ायदा किसको होगा? महागठबंधन को फ़ायदा होगा। अब दूसरा अफवाह कहाँ फैलाया गया? दूसरा अफवाह फैलाया गया महिलाओं के बीच, जो आधी आबादी कही जाती है। आधी आबादी के बीच ये अफवाह फैलाया गया कि अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो जो 10,000 रुपया मिला है और उसके बाद जो 2 लाख रुपया मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, और ये 10,000 रुपया भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। अगर आप वोट देते हैं तो ये 10,000 रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे, और 2 लाख और दिया जाएगा आपको। तो जो जीविका दीदी है
वो ये सब चीज़ पूरा एकदम ज़ोर शोर से अपनी पूरा ताकत झोंक दी ये सब अफवाह फैलाने में। तो महिलाओं के बीच ये बात फैलाई, तो महिला वोटर निकल के बाहर आई और वोट डाली। हालांकि अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो उसमें पुरुष वोटर ज़्यादा है, लेकिन अगर वोट पोल की बात करें तो पुरुष के अपेक्षा महिला वोटर ज़्यादा है। अब की बार महिला वोट ज़्यादा डाली है पुरुष की अपेक्षा में। तो दोनों अफवाहों का बाजार गर्म रहा दोनों तरफ, एक महिला वर्ग में एक मुस्लिम समाज में, दोनों तरफ जो है अफवाह इतना तेज़ी से फैली, लोग वोट दिए। और तीसरी पॉइंट जो है वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण जो है, चूँकि चुनाव के दौरान ही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म कह लीजिए चाहे हिंदू धर्म, जो जैसे मानते हो उस तरीके से हम बोल दे रहे हैं, तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो त्यौहार था वो चुनाव के बीच में ही पड़ गया। और जो लोग जाते हैं होली के बाद, मार्च के बाद जो होली खेल करके जो बाहर कमाने जाते हैं, 7-8 महीना बिताते हैं, तो वो ऐसे भी लौटते हैं, छठ में लौटते ही हैं, भले ये 2 त्यौहार में ना लौटें। दीपावली दशहरा छोड़ दीजिए तो छठ में तकरीबन लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब की बार इलेक्शन था तो जाना ही है, तो 1 महीना पहले चलते हैं, वोटो डाल देंगे। तो उस हिसाब से भी लोग आना शुरू कर दिया, दीपावली से पहले ही आना शुरू कर दिया, दशहरा से पहले घर वापसी आने लगे लोग। तो जब लोग आएंगे तो वोट बढ़ेंगे। तो वहाँ से भर के ट्रेन से भर के लोग आए, जैसे तैसे आए यहाँ पर। अब जब आए हैं तो जो दशहरा में नहीं आए वो दीपावली में आए, जो दीपावली में नहीं आए बच्चे कुछ छठ में आ गए। तो छठ में आए हैं तो ऐसे भी जो लोग आए हैं तो अपना खेती गृहस्थी सब संभाल के ही जाएंगे। होली के बाद ही लोग जाते हैं, उसके बाद अपना खेती गृहस्थी संभाल के उसके बाद फिर से वापस चले जाते हैं कमाने के लिए। तो जो लोग आए हैं तो वोट डालेंगे ही। तो जब लोग आएंगे तो वोट बढ़ेगा। तो इस हिसाब से भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक तो जो महिलाएं नहीं निकल रही थी, जिसको लगता था कि हमरा खाए लेता है कि हम काहे ले जाएंगे, महिलाओं को सीधा जवाब रहता है हमरा खाए लेता है कि हम वोट देके क्या फ़ायदा। तो उसको लग रहा है कि वोट नहीं देंगे तो 10,000 नहीं मिलेगा। तो अपने फ़ायदे के लिए महिला निकली घर से, वो वोट डाली, और इतना वोट डाली कि पुरुष पीछे छूट गया, महिला आगे निकल गई। जो मुसलमान समाज अपना दुकान खोल करके काम कर रहे थे, अपना रोजी रोजगार में लगे हुए थे, उसको भी ये लग रहा था कि क्या करेंगे, इधर करेंगे तो कुछ 2 पैसा आएगा, वोट डालने जाएंगे तो क्या आएगा। उसको भी डरा दिया गया कि अगर नहीं डालोगे तो नागरिकता छिन जाएगी। वो भी डर के मारे बेचारा दुकान जो भी रोजी रोजगार था बंद करके गए वोट डालने, लाइन में लग करके वोट डाले। तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो इस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा। अब ये वोट प्रतिशत बढ़ा तो किसके फ़ायदे के लिए बढ़ा और किसके नुकसान के लिए बढ़ा, ये भी देखना दिलचस्प होगा और इसको समझना भी दिलचस्प होगा। उससे पहले हम आपको यहाँ पे रोकेंगे। 1991 की बात कर ली जाए, वोटिंग परसेंटेज की, 1991 और अब 2025, यानी कि 9 और 25, 33 सालों का फ़र्क है। ठीक है। उस समय के हम देखते हैं तो वोटिंग परसेंटेज 1991 में और अब तक इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ ही नहीं। तो कारण बताए ना, कारण ये बताए कि अभी तो एक तो त्यौहार था, त्यौहार की वजह से लोग बाहर से घर आए, और दूसरी कारण था कि जो महिला वोट नहीं देने के लिए निकलती थी, लाइन में लगना नहीं चाहती थी, उसको 10-10 हज़ार का लोभ था। वो अफवाह फैलाया गया कि अगर नहीं वोट दीजिएगा तो 10,000 रुपया वापस, क्योंकि कर्ज दिए हैं, अगर सरकार आती है तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार भी बोले, सम्राट चौधरी भी बोले कि 10,000 रुपया आपको ऐसे ही दिया जाता है, वो 10,000 रुपया वापस नहीं लिया जाएगा आपसे, लेकिन बदले में सरकार आनी चाहिए। तो यहाँ शर्त है। तो उस डर के मारे कि 10,000 की बात है यहाँ, तो महिला 10,000 बचाने के लिए भी घर से बाहर निकली, वोट देने के लिए निकली। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अब 1991 की बात कर रहे हैं और 2025 की दोनों को तुलना कर रहे हैं। तो उस समय और इस समय की दोनों में काफ़ी बदलाव आया है। 33 साल में देश में भी आया है और राज्य में भी आया है। शिक्षा में ले लीजिए, रोजगार में ले लीजिए, हर चीज़ में बदलाव आया है। लोग समझदारी में, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है। जहाँ चिट्ठी का ज़माना हुआ करता था वहाँ मोबाइल का ज़माना आया, मैसेज का ज़माना आया, फ़ोन का ज़माना आया। मतलब घंटों का काम मिनटों में हो गया। हर काम करने के लिए अलग अलग यंत्र का लोग इस्तेमाल करते थे। अगर आपको रात में बाहर निकालना है तो एक टॉर्च अलग के लीजिए, अगर कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर लीजिए घर में। लेकिन अब क्या है, एक ही यंत्र में सारा काम हो जाता है। मोबाइल में आपको टाइम, घड़ी का काम ख़त्म हो गया, टॉर्च का काम ख़त्म हो गया, कैलकुलेशन का काम ख़त्म हो गया, यानी कि सारा यंत्र एक जगह हो गया।
तो अब अपडेट भी हुआ है, तो उस हिसाब से लोग अब जानता भी है। यहाँ बैठे बैठे लोग अमेरिका का भी दर्शन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी दर्शन कर लेते हैं, और अपने देश को भी जान जाते हैं कि कैसा हमारा और राज्य अन्य दिखता है। यानी कि बिहार इस बार जो लोग अपने घर परिवार में छठ ये में या पर्व में जो लौटे थे, उन्होंने अपने दिमाग में पूरी तरह से कैलकुलेशन कर लिया था कि उन्हें मतदान करके ही फिर प्रदेश लौटना है। यानी बिहार में 2 चरणों में चुनाव था। पहला चरण 6 नवंबर को था, दूसरा चरण 11 नवंबर को, और अब 14 तारीख को रिजल्ट है। क्योंकि दोनों जो चरण जो था वो त्यौहार के बाद ही रखा गया है। अब गौर कीजिए जी। अब लगे त्यौहार जैसे ही खत्म होता है, दोनों पहला ही चरण मतलब 6 नवंबर को होता है, दूसरा 11 नवंबर को होता है, दोनों लगे हैं। तो जो लोग आया है त्यौहार में घर आया है, तो सरकारी नौकरी तो कर नहीं रहे हैं कि भाई 5 ही दिन का छुट्टी आपको आना ही आना है। जब बाहर जाकर के लोग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो जब आए हैं घर परिवार के साथ 2-3 महीना बिता के ही जाएंगे। नहीं, 3-3 महीना तो छुट्टियां नहीं मिलती है, जहां तक मुझे भी जानकारी है, और प्राइवेट जॉब में खास करके बात कर ली जाए। लेकिन ये बात मैं मान सकता हूं कि 1 महीना की छुट्टी उन्हें बमुश्किल मिली होगी। नहीं पिंटू भैया, जो बाहर जाते हैं उनसे आप पूछिए। हमारे गाँव से भी कई लोग, चूँकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ मुझे मालूम है। क्योंकि नौकरी प्राइवेट नौकरी घर के लिए जैसे ही आते हैं ना, तो नौकरी को उनके दरवाजे पे छोड़ करके वहीं आते हैं। अच्छा। उनको पता है कि अब दूसरे बार आएंगे तो दूसरी कंपनी में हमको नौकरी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। ये नौकरी भूल जाना ये वो नौकरी भूल जाना है। अच्छा। सरकारी नौकरी थोड़ी ना है कि उन पर एग्रीमेंट हो गया है कि आए हैं जहाँ काम कर रहे हैं वहीं फिर काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो जाएंगे फिर दूसरी कंपनी में ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे नहीं अगर मिलेगा तो फिर मजदूरी है, मसाला मिलाना है, ईंटा ढोना है, पत्थर ढोना है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं उनको काम करना ही करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उसी कंपनी में उनको काम मिलेगा। और छठ के नाम पर अगर नहीं भी उनको छुट्टी मिलता है तो हमरा हिसाब कर देता हूँ, हम चल लियो। अच्छा। तो छठ के नाम पर वो नौकरी का परवाह नहीं करते हैं, वो बस हिसाब किताब क्लियर करके अपने घर आते हैं। पहले छठ नौकरी बाद में। हाँ, पहले छठ नौकरी बाद में वो हिसाब किताब क्लियर करके आ जाते हैं घर। इत्मीनान से 2-3 महीना यहाँ पे अपना बिताएंगे घर में परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ। उसके बाद वो होली के बाद जाते हैं, चूँकि अभी धान का कटनी होता है, डेंगौनी होता है, बहुत सारा काम होता है उनके घर में, तो वो सब निपटा के ही फिर वापस जाते हैं। महिलाओं से तो ये सब हो नहीं पाएगा, चूँकि रोप करके वो सब चल जाते हैं, धान की रोपनी करके वो सब चले जाते हैं कमाने के लिए। और फिर कटनी के समय वो ऐसे भी आते हैं, तो ये सब काम करके उसी समय इलेक्शन है। तो ये सारे बातों से मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि वोट देते समय उन युवाओं के मन में, जहन में एक सवाल जरूर रहा होगा, पलायन का दर्द। वो हर बार चुनाव में आते हैं या चाहे पर्व में आते हैं वोट देने के लिए, और फिर प्रदेश लौटना है, फिर वही काम करना है, फिर दूसरे प्रदेश में जाकर के दूसरों की जी हुजूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं पलायन का दर्द उनके दिमाग में रहता है। तो कहीं वोट देते समय इस बार ये बड़ा सवाल उनके दिमाग में था या नहीं? देखिए, ये पलायन का मुद्दा तो राजनीतिक लोग जो होते हैं वो उनके दिमाग में डालते हैं कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। सच पूछिए तो पिंटू भैया, जो ज़मीनी हकीकत हम अगर आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि मतलब ये क्या बोल रहा है। आप अभी आदमी खोजने जाइएगा काम करने के लिए, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा बिहार में। आप जाइएगा कि आपके यहाँ कुछ काम है, या फिर आप कोई दुकान खोले हैं, आप अपने दुकान के लिए कोई लड़का खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। यानी कि कहीं भी जाइएगा आपको आदमी मिल जाएगा, काम करने आसानी से मिल जाएगा। आप ही पत्रकारिता करते हैं, कब से अपने लिए आदमी खोज रहा है, सही मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना काम करने के लिए। तो यहाँ काम इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि दवा दुकान में अगर उनको कहेगा काम करने के लिए तो उसको लाज लगेगा, शर्म लगेगा कि मेरा चचा देख लेगा, पप्पा देख लेगा, फलना देख लेगा, हमारी गर्लफ्रेंड देख लेगी, तो क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। इसके वजह से यहाँ वो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर उसको कपड़ा दुकान में बोलिएगा काम करने के लिए तो नहीं करेगा, क्योंकि कहीं की उसकी गर्लफ्रेंड ना पहुंच जाए कपड़ा लेने उसके दुकान में, तो उनको बुरा लगेगा। तो इस हिसाब से वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा तो पॉलिटिकल लोग बनाए कि यहाँ बेरोजगारी है इसलिए जाता इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग में इतना लाज शर्म अपने अंदर बैठा लिया है। बिहार में खास करके पहले क्या था कि एक आदमी कमाएगा और घर के सारे लोग खाएंगे, लेकिन अब वो तो परसेप्शन बदला है। अब लोग घर में 2-3 लोग कमाते भी हैं। अब दूसरे प्रदेश में क्या है, जैसे 16-17 का हो जाते हैं तो सभी लोग कमाना शुरू कर देते हैं। उनकी मम्मी काम कर रही है, उनकी पापा काम कर रहे हैं, उनकी बहन काम कर रहे हैं, वो खुद काम कर रहा है, भाई काम कर रहा है, तो सब कमाने वाला है। यानी किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता, किसी एक पर बर्डन नहीं है। लेकिन बिहार में पहले क्या था कि बाप है तो जैसे भी कमाए, तुम मजदूरी करो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ, कमाना तुम्ही को और हम बैठ के खाएंगे। और बाप कमाने भी नहीं, अभी उम्र है थोड़ी है,
जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती थी तब तक वो कमाने के लिए नहीं जाता था। पहले ये था, लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, बाप भले कुछ काम कर रहा हो लेकिन बेटा अब वो काम नहीं करना चाहता है। बाहर जाकर वही बेटा काम कर लेगा, वो मजदूरी कर लेगा, ठेला चला लेगा, रिक्शा चला लेगा, लेकिन यहाँ दवा की दुकान में आप जाइए, काम उसको बोलिए कि दवा की दुकान में तुम काम करो, मेरा एक मेडिकल शॉप है, नहीं काम करेगा। कपड़ा की दुकान में बोलिए कि मेरा एक कपड़ा का शॉप है, तुम काम करोगे, बोलेगा नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं है। घर में बैठा हुआ है, लफूगिरी कर लेगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो ये जो परसेप्शन बनाया है ये पॉलिटिकल लोगों ने बनाया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ काम नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। अगर लोग काम करने वाले हैं तो यहाँ काम करके अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी बेरोजगार हैं, आपको भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, हमको भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, तो क्या हम लोग कमा खा नहीं रहे हैं? हैं? उदाहरण तो हम ही दोनों हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाहर? क्योंकि हम लोग चार लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते हैं। और जो ये अपने दिमाग में डाल लिए कि चार लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, वो बाहर ही कमाने जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल लोगों ने ये दिमाग में डाला है, यहाँ काम है। ये तो खैर पलायन की बात हो गई। इन सारे मुद्दों से हट के फिर से हम अपने एग्जिट पोल वाले सवाल पे आएंगे कि पहले जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे अब उसमें सुधार हुआ है। सुधार करके जो एग्जिट पोल दिखाने वाली जो एजेंसियां हैं उन्होंने सुधार करके और उस सुधार किए हुए एग्जिट पोल का जो डेटा है वो फिर से मीडिया जो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे दिखा रही है। तो ये सुधार के बाद अब लग रहा है, अब दिख रहा है कि अब लड़ाई है और महागठबंधन भी बढ़ चढ़ कर आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो पहले ही बोले पिंटू भैया कि लड़ाई है लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लड़ाई एक तरफा है। जैसा एग्जिट पोल दिखाया कि लड़ाई तो है ही नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक तो लड़ाई था ही नहीं, एक तरफा लड़ाई है। लेकिन आधी आबादी का जो वोट है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के खाते में जाता दिख रहा है। कारण भी है, आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, और महिला क्यों दे रही है वोट ये समझना दिलचस्प होगा। महिला इसलिए वोट दे रही है कि जो नीतीश सरकार में महिलाओं को आज़ादी मिला, आधी रात में घूमने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, जॉब करने की जो आज़ादी मिली, काम करने की जो आज़ादी मिली, कोई उसको शोषण नहीं कर सकता है। लालू राबड़ी रीजन में सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हुआ है तो वह है महिला वर्ग। महिला वर्ग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती है, अगर निकली तो महिला की गलती है, उस लड़की की गलती है कि तुमको पता नहीं कि 6 बजे के बाद क्या होता है, क्यों निकली, तुम्हारी गलती है, तुम खुद गलत हो। तो इस तरह का उस पर ब्लेम डाला जाता था। अब वो महिला नहीं चाहती है कि हम पे फिर से शोषण हो और हम फिर उसी का शिकार हो जाए। ये तो सारी बातें हम लोग चर्चा में कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपने सारी बातें बताई भी कि महिलाओं का वोट देने का क्या क्या कारण था इस बार और नीतीश कुमार के लिए वोट देने का क्या कारण था। ये सारी बातें आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? यदि एनडीए सरकार भी बनती है। ऑफ कैमरा हम लोग बात किए हैं, इस पे नहीं बात की है, तो इसलिए बात करना जरूरी है। क्या क्या बात की हमारे दर्शकों को नहीं पता है, इसलिए बताना जरूरी है दर्शकों को कि आधी आबादी इसलिए नीतीश कुमार के प्रति ईमानदार है और वो साइलेंट वोटर है, वो बोलने वाली वोटर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे दबाव देने वाले अभी भी है। क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो लोग को ये लगता है कि जो हम बोलेंगे वही महिला करेगी, लेकिन अब महिला ऐसा नहीं करती है, सुन लेती है लेकिन करती है अपने मन की है। और मन इसलिए करती है नीतीश कुमार के प्रति कि नीतीश कुमार एक तो 35% आरक्षण दिए महिलाओं के लिए, महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया, उसको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, आरक्षित सीट किया कि यहाँ से महिलाएं चुनाव लड़ेगी, यहाँ से दलित ही चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से अति पिछड़ा ही चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत तरह का उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उसके बाद पढ़ने के लिए प्रेरित किए कि जो लड़की फर्स्ट डिवीज़न करेगी उसको 10,000 मिलेगा, उससे ऊपर जाएगा तब 50,000 मिलेगा, 1-1 लाख तक मिलेगा। तो वो जो पैसा देने लगी सरकार, तो ये लड़कियों को प्रेरित किया घर से बाहर निकल के पढ़ने के लिए। और इससे पहले क्या था, लालू राबड़ी के रीजन में लोग अंडर एज शादी करते थे, कम उम्र में शादी हो जाती थी, खास करके लड़कियों की शादी हो जाती। कारण था डर कि अगर हमारे घर से कोई महिला निकल रही है तो कहीं उसके साथ अप्रिय घटना न घट जाए। तो इस डर से लोग नहीं पढ़ने देते थे और कहते थे कि नहीं, लड़कियां का काम क्या है, बस रोटी बनाना, खाना बनाना, और इससे ज़्यादा नहीं, शादी कर तो चली जाएगी अपने घर। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है। आज तक एनडीए की सरकार को कभी दिमाग में ऐसा नहीं सूझा कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 10-10 हज़ार रुपया दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, और ख़ास करके इस बार का चुनाव जो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, कल तो खैर वो पता चल ही जाएगा कि किसका कितना पलड़ा भारी है। तो इस बार ही क्यों 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से ठीक पहले बिहार की
जो जीविका दीदियां हैं, जो अभी हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही थी, सरकार गिरा देंगे, हमारा मानदेय जो है काफ़ी कम है, यदि ठीक ढंग से नहीं हुआ सरकार गिरा देंगे, उसी जीविका दीदियों को नीतीश कुमार टारगेट करते हैं और उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये पहुँचा दिया जाता है। पहले धरना देते थे कि हमारी सैलरी दो, पहले नौकरी के लिए नहीं, जो काम करता था। और ये सब आंख से देखे हैं, लालू राबड़ी के राज में देखे हैं कि जो टीचर हैं उनको 2-2 साल तक ले सैलरी नहीं मिलता था। त्यौहार में उनके बच्चे तरसते रहते थे कि नया कपड़ा पहन करके दुर्गा पूजा घूम लें, नया कपड़ा पे हम होली खेल लें। मजबूरी में उनके घर परिवार है टीचर, मजबूरी में कर्ज लेकर के एगो गंजी, संडो गंजी और एक हाफ पैंट दे देते थे अपने बच्चों को। टीचर का ये हाल था। नौकरी नहीं मांगते थे, सैलरी मांगते थे। नौकरी के लिए तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता था। उनके रीजन में कोई नौकरी के लिए आवाज़ ही नहीं उठाता था। लोग सैलरी के लिए आवाज़ उठाता कि जो नौकरी कर रहे हैं हमसे बेहतर तो मजदूर है कि उसके घर परिवार में त्यौहार में अच्छा खाना बन रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, और हम सरकारी नौकरी होकर के हमारा बच्चा ना खाना बढ़िया बना रहे हैं, वही रोटी सब्जी खा करके त्यौहार मना रहा है। तो ये था। और अब की बार क्या है कि ऐसा नहीं कि पहली बार महिलाओं को उन्होंने इतना कुछ किया है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर नीतीश सरकार काम किया है तो महिलाओं के लिए काम किया है। आप अगर नज़र उठा के देखेंगे तो महिला पहले चुनाव नहीं लड़ती थी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट दी है कि महिला यहाँ से अगर मुखिया का चुनाव लड़ती है तो यहाँ से महिला ही चुनाव लड़ेगी। 35% आरक्षण, हाँ आरक्षण दे दी। 35% आरक्षण नौकरी में दिए, नौकरी में भी 35%, जिसका आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में महिला बढ़ी, शिक्षा विभाग में टीचर में महिला बढ़ी, आप स्वास्थ्य विभाग में नर्स देखिए सबसे ज़्यादा महिला गई। तो पुलिस विभाग में कहाँ महिला दिखती थी। तो नीतीश सरकार पहले भी महिलाओं के लिए काम कर रही थी, ऐसी बात नहीं। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा काम किए हैं तो नीतीश सरकार काम किए हैं। और उसके बाद साइकिल योजना सबसे पहले लड़कियों को दिए, पोशाक योजना सबसे पहले लड़कियों को दिए, जो लड़की फर्स्ट डिवीजन कर रही है सबसे पहले लड़कियों को दिए, लड़का कन्या विवाह योजना दिए। तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम एक तरफा हो रहा है। इतना काम इनके पास करने के लिए है कि अब अगर चुनाव, उसमें अगर 2 महीना पहले बाद चुनाव है, अगर वो दे दिए तो उसको तो एक पॉलिटिकल योजना बताया जाएगा कि 10-10 हज़ार रुपया दे दिया तो ये है। ये हालांकि पॉलिटिकल स्टंट भी मान सकते हैं इसको, लेकिन महिलाओं के लिए पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहला बार काम किया है। महिलाओं के लिए अनेकों योजना उन्होंने निकाला है। इसको पॉलिटिकल स्टंट भी मान सकते हैं क्योंकि जो करंट चीज़ होता है उसको याद रखता है। जैसे कि आप ही बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए सिर्फ 10 हज़ार रुपया दिया, बाकी जो लोग भूल गया। उसको 10 रुपये लड़कियों को मिला फर्स्ट डिवीजन पर, वो भूल गया। पोशाक योजना लड़कियों को मिला, वो भूल गया। महिला लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना मिला, वो भूल गया। साइकिल के लिए पैसा मिला, वो भूल गया। 35% आरक्षण मिला, वो भूल गया। यानी कि सभी चीज़ भूल गया, सिर्फ 10 हज़ार रुपये अटक गया। यानी यहाँ पे आपको रोकेंगे, यानी नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में शतरंज के ऐसे चाल चले हैं कि उनको हरा पाना मुश्किल है ना। लेकिन अब हम इस चर्चा में सारी बातें निकल कर सामने आ ही गई है। अब इस चर्चा का समय भी समाप्त हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो रह गया है और जो करना भी मुझे ज़रूरी लगता है, क्या नीतीश कुमार के दिमाग में फिर से पलटी मारने वाला सवाल चल रहा है? क्या नीतीश कुमार एनडीए से यानी बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं? मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें घोषित नहीं किया गया, ऐसे कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लगता है लोगों के दिमाग में। लोग पूछना भी चाह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मार सकते हैं? यदि पलटी मारते हैं तो सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, वो तो खैर कल के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। और रिजल्ट तक कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि नीतीश कुमार रिजल्ट आने तक रुके हुए हैं? ये सवाल हम आपसे करना चाहेंगे और हमारी जनता भी, हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बार है कि पलटी सिर्फ नीतीश कुमार अकेले नहीं मारते हैं। अगर आप सहमत हैं तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के पलटी मारने का मतलब है कि पूरी पार्टी जो है पलटी मारी नहीं, वही बात बोल रहे हैं ना कि सिर्फ नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं। भले एक टैग दे दिया गया है तो दोनों पार्टी पलटी मारते हैं। और ये खेल होगा, ये खेल होगा। और ये खेल क्यों होगा और कैसे होगा ये तय करता है सीट पर। बिहार का विधानसभा चुनाव केंद्र का पॉलिटिक्स तय करेगा। अब कहिए क्यों? क्योंकि अगर जदयू का सीट ज़्यादा आता है तो खेल हो जाएगा, अगर जदयू का सीट कम आता है तब खेल नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा इनको, लेकिन खेल केंद्र में नहीं हो पाएगा। ये रहेगा फिर एनडीए के साथ। अगर सीट कम आता है नीतीश कुमार को, जदयू को सीट कम मिलता है तो एनडीए के साथ ही ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उधर आरजेडी के पास जाते हैं तो लालू यादव कहेंगे हमारे बेटवा को पहले सीएम बनाओ, तुमको क्यों बनाएंगे?
मेरे बेटा को सपोर्ट करो, तुम इतना दिन रहा, अब कितना बनाओ रहोगे, मेरे बेटा को सीएम बना दो। तुमको बनाए, दो बार सीएम बनाए सपोर्ट दे करके, तो कदापि नहीं सीएम बनने देंगे नीतीश कुमार को। ठीक है, अगर सीट इनको ज़्यादा आता है और सभी पार्टियों को इनसे कम आता है, चूँकि इनका ज़्यादा आएगा तो सबका कम ही आएगा। 243 में अगर इनको 80-85 आ जाता है तो बाकी पार्टी को तो कम ही आएगा। तो अगर इनका सीट, जदयू का सीट 80-85 आ जाता है तो खेल केंद्र में हो जाएगा, यहाँ के साथ साथ केंद्र में से हो जाएगा। तब लालू यादव भी इनको सपोर्ट कर दें, क्योंकि कोई विकल्प नहीं रहेगा। विपक्ष में बैठने से अच्छा है कम से कम मंत्रालय तो मिलेगा, सरकार में तो रहेंगे। तो ये चीज़ है, बाल बच्चा तो सेट हो जाएगा, मंत्री तो कहलाएगा ना, डिप्टी सीएम तो कहलाएगा ना, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर नीतीश कुमार को सीट ज़्यादा आता है तो ये पलटी मार देंगे और महागठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी और केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। सिर्फ यहीं सरकार बनेगी, केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार, खैर केंद्र में तो अभी बनना तय नहीं है, क्योंकि अब जब अगले बार जब लोकसभा चुनाव होगा तभी कुछ हो पाएगा। ना, अभी सरकार नहीं गिर सकती है। नहीं, ये आप ये, क्योंकि नीतीश कुमार के कितने सांसद हैं, आप ये बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैलकुलेशन कीजिए, ये कैलकुलेट करने की चीज़ है। यदि नीतीश कुमार समर्थन ले लेते हैं तो वो सांसद के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र नीतीश कुमार एक नाम नहीं है, नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा संस्था है। नीतीश कुमार के विचारधारा में सब सेट हो जाते हैं, लेफ्ट के भी पार्टी सेट हो जाते हैं, राइट सब सपोर्ट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब महागठबंधन में जाते हैं तो माले के साथ भी फिट बैठ जाते हैं और एनडीए के साथ भी फिट बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तब तो फिर भूचाल मच जाएगा। अकेले नेता हैं ये। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के साथ आएंगे। कारण है कि चंद्रबाबू नायडू भी कुर्मी है और ये भी कुर्मी है, और दोनों में पारिवारिक रिश्ता भी बन सकता है। अपने बेटा के लिए उनके घर से रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो जहाँ संबंध बनेगा वहाँ विचारधारा पहले से दोनों को मिला हुआ है। चंद्रबाबू नायडू अपने मन से नहीं है वहाँ पर, नीतीश कुमार के मन से है एनडीए में। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये मना लेते हैं, और मानेंगे नीतीश कुमार अगर कह देंगे तो चंद्रबाबू नायडू अपने मन से वहाँ पर नहीं है एनडीए में, उनको भी रहने का मन नहीं है एनडीए में। उनको भी वहाँ भी सरकार, वहाँ भी मंत्री है, यहाँ भी मंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू ऐसा थोड़ा है कि उधर सरकार बनेगी तो वो मंत्री नहीं बनेंगे, इधर भी बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार इधर जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू उधर जाएंगे, दोनों अगर चले गए तो केंद्र की सरकार धराम। तो ये खेला होगा। इसलिए हम बोले कि अगर यहाँ पे जदयू की सीट ज़्यादा आता है तो केंद्र में भी पॉलिटिक्स हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को अंदर से नहीं चाहते हैं। वो एक ड्रामा करते हैं, नरेंद्र मोदी को चाहने का, बहुत मानने का, वो एक नाटक करते हैं। नीतीश कुमार क्या है बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। चलिए, तो कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता है, किसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है, कौन क्या चाल चलने वाला है, शतरंज का मोहरा कौन है और शतरंज का बादशाह कौन है, इसमें अब बस एक दिन का समय रह गया है। बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कल आ जाएगा। इस बार सबसे ज़्यादा धुआंधार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, और जो एग्जिट पोल जो भी कुछ दिनों पहले कह रहे थे वो भी अब निराधार साबित हो रहे हैं। एग्जिट पोल में अब सुधार हो करके अब जो मीडिया एजेंसियां, जो भी एग्जिट पोल चलाने वाली जो एजेंसियां हैं, उन्होंने भी अब सुधार किया है और आंकड़े को बदला है, और कहीं ना कहीं अब महागठबंधन को भी समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी लड़ाई कांटे की है। लेकिन कल जो रिजल्ट आने वाला है, कल के रिजल्ट के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जाने वाले तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? या फिर नीतीश कुमार यदि पलटी मारते हैं और महागठबंधन के साथ जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के पद से ही समझौता करना पड़ेगा, सुकून का सांस लेना पड़ेगा वहीं तक, या फिर आगे क्या होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अभी हमारे दर्शकों के मन में भी चल रहे हैं, और बिहार के जितनी भी तमाम जनता है वह भी जानना चाह रही है कि आखिर होगा क्या। क्या बिहार में फिर से खेला होगा? क्या पलटू चाचा फिर से पलटी मारेंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, और जिसका जवाब पाने के लिए हर कोई रोमांचित हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि अब जो कल जो रिजल्ट आने वाला है उस पर सबकी नज़र कड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि जितना जल्दी ये रात गुजरे और कल सुबह हो। कल सुबह का सबको इंतज़ार है। कल सुबह होगा और कल सुबह खुलेगा ईवीएम का पिटारा, और उससे निकलेगा भाग्य का एक एक वोट
जो बिहार की जो भाग्य विधाता जनता है वो अपना मतदान कर चुकी है। प्रदेश से लौटे जो लोग हैं वो मतदान कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार की आधी आबादी जो चर्चा में मैंने और युवराज जी ने आपको बताया कि किस तरह से इस बार जो है कि वोटिंग परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो वोट जो है वो महिलाओं का गिरा है। और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट क्यों गिराया है उसका भी कारण युवराज जी ने आपको बता दिया है। तो ये तमाम चर्चा आज के हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिला। और इसी तरह की तमाम चुनाव से जुड़ी दिलचस्प खबरों के देखने के लिए आप डेमोक्रेटिक लाइव द न्यूज़ 11 को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें और युवराज जी को दीजिए अलविदा। धन्यवाद।